हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय लॉर्ड में। और इस वीडियो लेक्चर में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30+ लीगल टर्म्स, मोर देन 30 लीगल टर्म्स, जो कि हर लॉ ग्रेजुएट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वेदर ही इज़ इन एकेडमिक्स, whether he is in advocacy, he is preparing for competitive examinations, whether judiciary or ADA PP. So if you are preparing for competitive examinations, these legal terms will help you in drafting and judgment writing and answer writing for mains. और अगर आप वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो भी आपके लिए ये ड्राफ्टिंग में काम आएंगी। बहुत ज़्यादा आपकी प्लेंट को, आपकी पिटीशन को जब आप ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें इन टर्म्स का अगर आप यूज़ करेंगे तो वो बहुत इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव लगेगी, वो मीनिंगफुल लगेगी, बहुत अच्छी। और अगर आप मेंस दे रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, उसमें अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो अगर आप इन लीगल टर्म्स का यूज़ करेंगे तो आपका आंसर बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा। और आप अगर एकेडमिक्स में हैं, आप टीचिंग करते हैं, तो भी आपको इन लीगल टर्म्स का यूज़ करना ही चाहिए अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। ये 30+ मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगल टर्म्स बता रहा हूँ मैं आपको। ये 30 की 30 तो आपको पता ही होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगल टर्म्स हैं जो कि हर लॉ ग्रेजुएट को ये टर्म्स तो आनी ही आनी चाहिए। 30 टर्म्स हैं ये तो आनी ही आनी चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सुओ मोटो। सुओ मोटो मीन्स ओन इट्स ओन मोशन, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द कोर्ट टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ओवर द मैटर। जो कोर्ट है उसने किसी भी मैटर का अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया। सुओ मोटो, अपने आप, किसी के कहने पर नहीं, किसी की एप्लीकेशन लगाने पे नहीं, कोर्ट ने अपनी मर्जी से अपने आप किसी भी मैटर का संज्ञान ले लिया, सुओ मोटो। जैसे सेक्शन 190 क्लोज 1 क्लोज सी में लिखा हुआ है, द मजिस्ट्रेट मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर। यानी he may take cognizance upon his own knowledge that such offense has been committed। तो अगर न्यूज़पेपर में भी अगर कोई रिपोर्ट आई है, कोई खबर आई है, उस न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के ऊपर भी जो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। उसको बोलेंगे हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस। मजिस्ट्रेट टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस अपॉन अ न्यूज़ रिपोर्ट। तो हम सेकंड लीगल टर्म देखते हैं, एब इनिशियो। फ्रॉम द बिगिनिंग, इनिशियली, शुरुआत से ही, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल शुरुआत से कोई भी चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो एब इनिशियो लीगल टर्म यूज़ करते हैं। एन एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो। कोई भी एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो वॉइड एग्रीमेंट्स की बात करते हैं। उसमें अगर हम कोई भी एक एग्जाम्पल लें, अगर सेक्शन 26 अगर हम देखें तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड है। तो वो वॉइड एब इनिशियो है, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। एन एक्ट अनलॉफुल एब इनिशियो। कोई भी एक्ट शुरू से ही अनलॉफुल है। मैरिज वॉइड एब इनिशियो। अगर कोई भी मैरिज, सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें, उसमें लिखा हुआ है कि अगर एनी पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, दैट मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो, दैट मैरिज इज वॉइड। तो ऐसा नहीं है कि वो शादी करने के बाद वो वॉइड होता है वो मैरिज तो शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो। अगर आपका स्पाउस
आपकी सेकंड मैरिज के टाइम पे लिविंग है, तो आपने जो शादी करी है वो शादी करने के 5 महीने 1 साल के बाद वॉइड नहीं होती, वो वॉइड एब इनिशियो है, बिल्कुल स्टार्टिंग से जिस दिन आपने मैरिज करी थी वो उसी दिन से वॉइड है। तो एब इनिशियो का मतलब होता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही, इनिशियली वो चीज़ वॉइड है। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, अ पर्सन हु एंटर्स प्रॉपर्टी अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ लीगल अथॉरिटी से, परमिशन से अगर किसी प्रॉपर्टी में आप एंटर करते हो और अगर उसके बाद देन यू मिसकंडक्ट आफ्टर एंटरिंग दैट प्रॉपर्टी, तो दैट विल बी कंसिडर्ड अ ट्रेसपास, दैट पर्सन विल बी ट्रेसपासर। तो वो ट्रेसपास होगा जो, वो ट्रेसपास एब इनिशियो होगा। जैसे कि इफ policeman enters property under the authority of a court order requiring him to seize a valuable painting, valuable thing, but instead of taking that valuable painting, that police officer takes an expensive marble sculpture from that premises, then he would be a trespasser from the beginning. तो बिल्कुल शुरुआत से ही वो ट्रेसपासर होगा। वो ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता कि जब मैंने प्रॉपर्टी में एंटर किया था तो मेरे पास लॉ लीगल ऑर्डर था, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर था, मेरे पास कोर्ट की परमिशन थी मेरे पास, इसलिए जो मेरी एंट्री है, जो मैंने एंटर किया है वो ट्रेसपास नहीं है। अंदर जाके मैंने कुछ भी और चीज़ ले ली वो अलग चीज़ है, बट मैं ट्रेसपासर नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, बेशक वो लीगल अथॉरिटी से एंटर कर रहा है, बट अंदर जाकर उसने जिस काम की उसको परमिशन मिली थी, जिस काम का उसको ऑर्डर दिया गया था, अगर वो काम न करके या वो काम करने के साथ साथ में अगर वो कोई दूसरा इलीगल काम करता है जिसकी उसको परमिशन नहीं है, तो उसकी जो एंट्री है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वो एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, वो ट्रेसपासर हो जाएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही उसकी एंट्री ट्रेसपासर हो जाएगी। तो वो क्या हो गया, ट्रेसपासर एब इनिशियो, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वो ट्रेसपासर हो गया। तो एब इनिशियो मीन्स कि बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। हमारी अगली लीगल टर्म है स्टेटस को। स्टेटस को मीन्स टू मेंटेन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, थिंग्स, मतलब जो प्रेजेंट जो अफेयर्स हैं, प्रेजेंट जो थिंग्स हैं, जो वर्तमान में जो चीज़ है, वर्तमान में जो स्थिति है, उसको मेंटेन रखना, उसको बनाए हुए रखना, स्टेटस को। द स्टेटस को टू बी प्रिजर्व्ड बाय अ प्रिलिमिनरी इंजंक्शन, मतलब कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंजंक्शन ऑर्डर पास करके किसी भी चीज़ का, किसी भी अफेयर का, किसी भी थिंग का स्टेटस को मेंटेन किया है। मतलब कि जो चीज़ जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहनी चाहिए, उसके लिए इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दिया और उसके बाद आगे से प्रोसीडिंग चलेंगी कोर्ट की। तो कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करते हुए कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे चलाई है। स्टेटस को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया स्टेटस को, मतलब जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुकी है आधी, और किसी ने उस कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए उसके ऊपर केस किया है। तो कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने जो भी स्थिति बनी हुई है, जो भी सिचुएशन है, उसको स्टेटस को मेंटेन करते हुए कोर्ट ने आगे की प्रोसीडिंग्स अलाउ कर दी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिने क्वा नॉन। सिने क्वा नॉन मीन्स indispensable condition or qualification. Indispensable means very important condition और qualification, बहुत ज़रूरी जो condition है, without which it could not be, जिसके बिना वो चीज़ नहीं होती या नहीं हो सकती किसी चीज़ के बिना। जैसे कि sine qua non is something that is essential if you want to achieve a particular thing. अगर आप कुछ करना चाहते हो तो एक असेंशियल चीज़ है, एक असेंशियल कंडीशन है जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो करनी ही करनी पड़ेगी वो कंडीशन। उसके बाद में कोई चीज़ होगी, उसके बिहाफ पे कोई चीज़ होगी या उसके बेस पे कोई चीज़ अचीव होगी। जैसे कि इफ़ फादर केयरलेसली हैड नॉट लेफ्ट द कीज़ इन द कार इन द इग्निशन, हिज 10-year-old son could not have started the car and backed it
over the dog. So his act was the sine qua non of the injury to the dog. मतलब अगर वो कार में चाबी नहीं छोड़ते तो उनका जो बेटा है वो कार को स्टार्ट नहीं करता, तो फिर वो जो डॉग है, डॉग के ऊपर कार नहीं चलती. सो जो उसका एक्ट था वो sine qua non of the injury to the dog. His presence was the sine qua non of every social event. हर सोशल इवेंट के लिए जो किसी भी आदमी की, जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी प्रेजेंस जो है वो sine qua non है. वो मतलब बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है किसी भी सोशल इवेंट के लिए. कोई भी सोशल इवेंट तब होगी जब फलाना बंदा वहाँ पे मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा. तो ये कंडीशन है जो ये sine qua non है. मतलब कोई भी चीज़ मौजूद होनी ही होनी चाहिए, कोई भी कंडीशन जो लगाई है वो होनी ही होनी चाहिए, तब दूसरा काम होगा उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ पे. सक्सेसफुल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इज़ ऑल्सो अ sine qua non ऑफ इंडियाज़ प्रोग्रेस. अगर सक्सेसफुल एग्रीकल्चरल जो रिफॉर्म्स हैं वो sine qua non हैं, मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं. किस चीज़ के लिए? इंडियाज़ प्रोग्रेस, इंडिया की प्रोग्रेस के लिए वो जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं वो sine qua non है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है. अगर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स होंगे तभी इंडिया की प्रोग्रेस होगी. नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रा वायरस. ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए. आपको इनके बारे में पता होना ही होना चाहिए. पता होना एक अलग चीज़ है और इनको यूज़ करना एक अलग चीज़ है. आप इनको याद करके, समझ के, अपने डेली जो कोर्स है आपका प्रैक्टिस का, स्टडी का, आप इसको उसमें यूज़ कीजिए. जैसे अल्ट्रा वायरस, आउटसाइड द पावर्स ऑफ, बियॉन्ड पावर्स, मतलब उसकी पावर से बाहर, उसकी पहुंच से बाहर. बियॉन्ड द लीगल पावर और अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन और ऑफिशियल और बॉडी, किसी भी आदमी की अथॉरिटी से बाहर, किसी भी ऑफिशियल है उसकी अथॉरिटी से बाहर, उसकी पावर से बाहर. एन एक्ट इज़ अल्ट्रा वायरस इफ़ इट इज़ बियॉन्ड द लीगल पावर्स ऑफ द पर्सन डूइंग इट. कोई भी आदमी अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी अगर लीगल पावर्स से बाहर है तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा वो एक्ट. मतलब वो एक्ट उसकी पावर से, उसकी पहुंच से बाहर है वो. So thus an act by a company not expressly or impliedly permitted by its memorandum or article is ultra virus. अगर कंपनी का कोई एक्ट है वो कंपनी के मेमोरेंडम की परमिशन से बाहर है, कंपनी के आर्टिकल से बाहर है. कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें मेमोरेंडम होता है, उस मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है वो, तो जो एक्ट है वो कंपनी का वो अल्ट्रा वायरस हो गया. The doctrine in the law of corporations that holds that if a corporation enters into a contract that is beyond the scope of its corporate powers, the contract is illegal. अल्ट्रा वायरस उसने अपनी पावर्स यूज़ की हैं, वो उनकी पावर से बाहर है, वो उसको नहीं कर सकते उस एक्ट को. नेक्स्ट देखते हैं इंट्रा वायरस. Intra virus means within the legal power or authority or a person or official or body etc. मतलब कोई भी एक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो आपकी पावर में है, आपकी अथॉरिटी के अंडर है, किसी भी पर्सन की पावर के अंदर है, किसी भी अथॉरिटी के लीगल पावर के अंडर में है वो. द कोर्ट ऑल्सो यूनानिमसली हेल्ड एंड डिक्लेयर्ड that section such and such of such and such act as amended by such and such amendment act is intra virus the constitution of India. तो कोर्ट ने यूनानिमसली हेल्ड कर दिया कि भाई फलाना सेक्शन है फलाने अमेंडमेंट एक्ट का, वो जो है इंट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के अंडर है वो. तो वो जो अमेंडमेंट है वो हो सकती है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन उसको परमिट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर में है वो चीज़. सो दैट इज़ इंट्रा वायरस, जो आप अपनी लीगल पावर या अथॉरिटी के अंडर करते हो.
नेक्स्ट देखते हैं बोनाफाइड, मेड और कैरिड आउट इन गुड फेथ। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी एक्ट जो गुड फेथ में किया गया है, बोनाफाइड है, विदाउट डिसेप्शन और फ्रॉड, बिना किसी धोखे के या फ्रॉड के किया गया है, गुड फेथ में किया गया है, वो बोनाफाइड होता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं बोनाफाइड। जैसे अ बोनाफाइड एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट है वो अगर आपने गुड फेथ में किया है तो हम बोलेंगे उसको अ बोनाफाइड एग्रीमेंट। कोई भी ऑफर है, गुड फेथ में ऑफर किया है, अ बोनाफाइड ऑफर। ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट डन बोनाफाइड, मतलब किसी पेशेंट का किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, वो गुड फेथ में किया है। जैसे सेक्शन 88 और 89 आईपीसी का है, उसमें बोनाफाइड को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे कोई भी डॉक्टर है, अगर वो कोई पेशेंट है, अगर वो अपनी परमिशन नहीं दे सकता, अपनी कंसेंट नहीं दे सकता उस ऑपरेशन के लिए, बट डॉक्टर ने उसकी जान बचाने के लिए वो ऑपरेशन किया है, तो डॉक्टर ने तो उसके गुड फेथ में किया है वो ऑपरेशन। सो ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट डन बाय डॉक्टर इन गुड फेथ, यानी बोनाफाइड ऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं मालाफाइड, विद और इन बैड फेथ, यानी बैड फेथ, अंडरटेकन इन बैड फेथ। जैसे पहले वाला था एक्ट डन इन गुड फेथ, वैसे ही उसका अपोजिट है एन एक्ट डन इन बैड फेथ। द ऑर्डर ऑल्सो स्टेटेड दैट नो मालाफाइड और अल्टीरियर मोटिव्स वर फाउंड ऑन NIA's पार्ट या फिर ऑन द पुलिस पार्ट। तो कोई मालाफाइड इंटेंशन या कोई अल्टीरियर मोटिव जो है वो पुलिस के पार्ट पे नहीं मिला, यानी कोई बैड फेथ नहीं था। मालाफाइडी, विद और इन बैड फेथ, बैड फेथ में किया गया काम मालाफाइड, यानी मालाफाइड इंटेंशन से किया है। नेक्स्ट लोकस स्टैंडाई, राइट टू बी हर्ड इन कोर्ट, द राइट ऑफ अ पार्टी टू अपीयर एंड बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट। मतलब एक पार्टी का कोर्ट में न्यायाधीश के द्वारा सुने जाने का अधिकार, उसको लोकस स्टैंडाई बोलते हैं। अगर कोई आदमी कोर्ट में जाता है, अगर उसके पास राइट नहीं है तो उसको बोलते हैं कि आपका तो लोकस स्टैंडाई नहीं है। अगर किसी आदमी के पास राइट है कोर्ट में जाने का और कोर्ट में उसके सुने जाने का, तो उसको उसका राइट है, तो उसका लोकस स्टैंडाई बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह on Monday told Japanese Prime Minister Shinzo Abe that Pakistan has no locus standi on Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. तो पाकिस्तान का जम्मू एंड कश्मीर पे कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, कोई राइट नहीं है उसका पाकिस्तान का जम्मू एंड कश्मीर पे। तो जब आपका राइट नहीं होता है या होता है तो हम उसके लिए लोकस स्टैंडाई यूज़ करते हैं। अगर आपका राइट है कोर्ट में सुने जाने का, कोर्ट में अपनी बात रखने का, कोर्ट में केस दायर करने का, तो हम बोलते हैं कि आपका लोकस स्टैंडाई है। अगर नहीं है राइट उसका, तो आपका लोकस स्टैंडाई नहीं है। वी सी नो लोकस स्टैंडाई फॉर अ फॉरेन एंटिटी और गवर्नमेंट टू प्रोनाउंस ऑन द स्टेट ऑफ आवर सिटीजन्स constitutionally protected rights according to the US State Department. We see no locus standi. कोई locus standi नहीं है। गवर्नमेंट ने ये प्रोनाउंस किया है कि हमारे सिटीजन्स का कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, तो कोई locus standi नहीं बनता है, कोई राइट नहीं बनता है। नेक्स्ट देखते हैं इन लिeu ऑफ। इन लिeu ऑफ मीन्स इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ या फिर इन सब्सटीट्यूशन ऑफ, यानी के स्थान पर, की जगह पर। इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ। इट डजंट मीन इन एडिशन टू, मतलब इसका इन लिeu ऑफ का मतलब हमेशा इन प्लेस ऑफ होता है, किसी चीज़ की जगह पे, किसी के स्थान पर, यानी उस चीज़ की जगह पर ये चीज़, इंस्टेड ऑफ दिस।
तो इन एडिशन टू नहीं होता, उसके स्थान पर होता है, उसकी जगह पर ये चीज़, यानी वो काम नहीं करना है, उसकी जगह पर ये काम है। ही लेफ्ट सम फर्नीचर ही ओन्ड टू हिज लैंडलॉर्ड इन ल्यू ऑफ रेंट। मतलब रेंट के स्थान पर, रेंट की जगह पर उसने क्या है कि अपने लैंडलॉर्ड को कुछ फर्नीचर छोड़ दिया। जैसे फाइन इन ल्यू ऑफ पनिशमेंट, जैसे कुछ पनिशमेंट देनी थी 2 दिन, 5 दिन, 1 महीने की, तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि पनिशमेंट की जगह पर फाइन का जो पनिशमेंट कर दिया, फाइन का ऑर्डर कर दिया, फाइन एज अ पनिशमेंट ऑर्डर कर दिया। तो फाइन इन ल्यू ऑफ पनिशमेंट, हम इन ल्यू ऑफ को ऐसे यूज़ करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगल टर्म्स हैं, ये तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए।